अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमेशा की तरह आज इनफर्टिलिटी सीरीज़ में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो उन कपल्स के लिए है जो कंसीव करना चाह रहे हैं और उन्होंने बहुत से टेस्ट करवाए हैं, लेकिन सब चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिससे जिससे आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को मैनेज भी कर सकेंगे और कंसीव करने में भी आगे आपके लिए आसानी हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, उन लोगों के साथ शेयर करें। कपल्स बहुत परेशान है इस मसले को लेकर और उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनकी इनफर्टिलिटी की वजह क्या है। अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए तो स्क्रीन पे ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं इनफर्टाइल कपल के, इसमें मेल पार्टनर भी इंक्लूडेड होता है, फीमेल पार्टनर भी इंक्लूड होती है। उसके हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। अगर उन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है उसमें ये होता है कि फीमेल पार्टनर ने भी टेस्ट करवाए, वो भी नॉर्मल आ गए, मेल पार्टनर के टेस्ट हुए, वो भी सब चीज़ें नॉर्मल आ गई और पेशेंट यही परेशान होता है कि सब टेस्ट नॉर्मल हैं, इसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो पा रहा। 70% केसेस में ऐसा होता है कि या फीमेल फैक्टर हमें मिल जाता है या फिर मेल फैक्टर मिल जाता है, लेकिन 30% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि सब चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा होता। जिस तरह नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल हम देखते हैं उसमें ओवरी से एग रिलीज होता है, वो ट्यूब में जाता है, अगर स्पर्म्स होंगे तो उससे फर्टिलाइजेशन होती है, वो यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब ये नॉर्मल साइकिल होता है। अगर आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं यानी कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एग की क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद ट्यूब्स का पैटर्न होना ज़रूरी होता है। इसके बाद एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब इतनी थिकनेस होनी चाहिए कि उसमें इम्प्लांटेशन हो सके। स्पर्म्स ने जिस ट्रैक से गुजरना है, मींस सर्विक्स और यूट्रस से गुजर के उसने ट्यूब्स तक पहुंचना है, वो पाथ नॉर्मल होना चाहिए और स्पर्म्स के लिए सर्वाइकल म्यूकस की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और इसके अलावा स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होनी ज़रूरी होती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी के लिए गुड क्वालिटी एग, पेटेंट ट्यूब्स होनी चाहिए, यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होनी चाहिए, गुड क्वालिटी स्पर्म्स होने चाहिए और इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस ऐसा होना चाहिए कि वो स्पर्म को एक्सेप्ट कर सके। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पांचों चीज़ों को असेस करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं और अगर उनमें कोई इशू आए तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मैनेज किया जाता है। लेकिन वो पेशेंट्स जिनके ओवरीज भी ठीक हैं, मतलब ओवुलेशन भी हो रही है, उनके पीरियड्स भी रेगुलर हैं, उनके एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी ठीक है, ट्यूब्स भी दोनों तरफ पेटेंट हैं और स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, तो फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स जिनका सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा होता। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 5 स्टेप्स होते हैं, ये नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट इन सब चीज़ों के नॉर्मल होने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम टेस्ट से पता नहीं लगा सकते, कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें होती हैं जिनका पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी पेशेंट का हमने एग अल्ट्रासाउंड पे चेक कर लिया, उसका फॉलिकल अच्छा बना हुआ है, वो एग रिलीज़ भी हो रहा है, हमने उसको कुछ इंजेक्शंस दिए जिससे वो एग रिलीज़ भी हो गया। लेकिन कुछ एग की कवरिंग इतनी थिक होती है कि वो स्पर्म्स को पेनिट्रेट ही नहीं होने देता। ये पता लगाना कि किस एग की थिकनेस बहुत ज़्यादा है और इसमें स्पर्म पेनिट्रेट करेगा या नहीं करेगा, ये किसी टेस्ट से आप पता नहीं लगा सकते। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनका सर्वाइकल म्यूकस ऐसा होता है, मतलब उस पे कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो सीमेन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्यूब्स तो एचएसजी में हमें पता चल जाता है कि वो दोनों साइड से खुली हुई हैं,
लेकिन ट्यूब के बाहर कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जैसे पैराट्यूबल एडियंस होती हैं, स्कारिंग हो जाती है। अब कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी ट्यूब्स पेटेंट हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू उसने एग और स्पर्म्स की जो फ्यूजन हुई है उसको यूट्रस तक पहुंचाना है, फंक्शन नॉर्मली नहीं कर रहे होते। तो ऐसे केसेस में समटाइम आप फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो उसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये ऐसी सेलुलर लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका पता लगाना किसी बड़े टेस्ट से मुमकिन नहीं होता। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी क्या होती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे पेशेंट्स क्या करें ऐसा जिससे वो कंसीव कर लें। ऐसे पेशेंट्स की मैनेजमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है पेशेंट की एज। इसलिए हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है। पेशेंट को ओवेरियन रिजर्व देखना होता है, जिसमें सीरम एएमएच लेवल्स हम देख लेते हैं। इसके बाद हम पेशेंट की अपनी चॉइस भी देखते हैं, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट मैनेज होता है। ऐसे पेशेंट जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं। उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं वो आईयूआई होती है, आईवीएफ होती है या फिर इक्सी होती है। आईयूआई में बेसिकली हम जो सर्वाइकल कॉज है उसको हम बाईपास करते हैं, कुछ हम ट्रीटमेंट देते हैं और इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे ओव्यूलेशन होती है, और हम गुड क्वालिटी स्पर्म्स इंजेक्ट करते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन होकर इम्प्लांटेशन हो जाती है। इसमें हमने बाकी सारे फैक्टर्स को पहले रूल आउट करना होता है। तो आईयूआई में हम सर्वाइकल कॉज को बाईपास कर देते हैं। अब अगर आप आईवीएफ की बात करें तो हम ट्यूबल कॉज को बाईपास कर देते हैं। उसमें हम गुड क्वालिटी एग ले लेते हैं, गुड क्वालिटी स्पर्म्स लेते हैं, उसकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर उसका तरीका होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन होगी। इसके अलावा एक ऑप्शन इक्सी भी होती है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए। कहने का मकसद ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको ये चीज़ समझ आ गई है कि उनके सारे जो बेसिक टेस्ट हैं हमने करवाए हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, तो हम उनको यही रेकमेंड करते हैं कि 3 साल से ज़्यादा का अरसा वेट ना करें और फ़ौरन आईयूआई की तरफ चले जाएं। अगर आईयूआई भी पेशेंट का फेल हो जाता है या हम डायरेक्ट आईवीएफ की तरफ चले जाते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो 10-10, 15-15 साल से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और वो ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन ले रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसकी वजह यही होती है जो सेलुलर लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्लीज़ मेरा यही मशवरा है उन कपल्स के लिए जो इतने लंबे लंबे अरसे मेडिकेशन ले रहे हैं, वो डायरेक्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ जाएं, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो भी कपल्स इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले और वो भी इनफर्टिलिटी सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। थैंक यू।